students, we are discussing about chapter 10 respiration in organisms. organisms में living organisms की हम बात कर रहे हैं. respiration का जो process होता है वो किस according होता है वो हम इस chapter में पढ़ेंगे. respiration क्या है, फर्स्ट की पॉइंट हम कंप्लीट कर चुके हैं. respiration in human beings कैसे होता है, complete mechanism of breathing तक 3 पॉइंट्स हाफ चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज में. नेक्स्ट जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें हम एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन स्टार्ट करते हैं. रेस्पिरेशन का प्रोसेस हम पहले भी पढ़ चुके हैं. रेस्पिरेशन में एक इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं होता है, बीच में एक मैकेनिज्म और होता है जिसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, जिसमें हम जो भी फूड इनटेक करते हैं उसका ब्रेक डाउन किया जाता है फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी, फॉर द ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है. तो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स रिलीजिंग ऑफ एनर्जी एंड दिस एनर्जी कैन बी रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज इन बोथ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो जो बीच वाला जो प्रोसेस होता है उसी से ही हम डिटेल में पढ़ेंगे कि वो जो ब्रेक डाउन होता है, जो एनर्जी रिलीज होती है, कई बार ऑक्सीजन प्रेजेंस में भी होती है और कई बार ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है. तो उस अकॉर्डिंग इसके 2 टाइप किए गए हैं. फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक नेम से ही कि प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. स्टार्ट करते हैं. एरोबिक रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी. सेम डेफिनेशन है कि जो ब्रेक किया जाता है ग्लूकोज को क्या बनाने के लिए, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, लेकिन और एनर्जी भी बनती है, लेकिन बीच में एक शर्त है कि जो ऑक्सीजन होती है वो उसकी प्रेजेंस में होगी. ये वाली जो रेस्पिरेशन है इसकी मैकेनिज्म. द ऑर्गेनिजम्स दैट परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन आर कॉल्ड एरोब्स. अब एरोबिक रेस्पिरेशन जिनमें वर्क करेगी उन्हें एरोब्स बोलते हैं. ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एरोब्स. हम एरोब्स में ही आते हैं, आप, हम एंड सारे जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, एरोब्स में आते हैं. द केमिकल रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले ग्लूकोज. अभी ग्लूकोज कौन सा ग्लूकोज है, जो हम फूड में कुछ ना कुछ ग्लूकोज कंटेंट होता ही है. ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस से रिएक्ट करेगा एंड क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड. ये कार्बन लिखा हुआ है, आपको लिख लेना. ये कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर है और प्लस एनर्जी है. वो डाइऑक्साइड पीछे टाइप हुआ है इसमें गलत, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. तो वाटर होता है वो या तो स्वेट की फॉर्म में या यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाता है, जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है. कार्बन डाइऑक्साइड भी हम एक्सेल कर देते हैं. और जो एनर्जी होती है वो हमारे बॉडी के वर्क में काम आती है कि हम जितना भी थ्रू आउट द डे वर्क करते हैं उसके लिए. तो ये है एरोबिक रेस्पिरेशन. अब आते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन पर. एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ अ ग्लूकोज इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अब आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि वहां पर प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर बन रहा था और एनर्जी तो है ही, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अल्कोहल बन रहा है और एनर्जी भी है. तो सेम बस वाटर, वहां वाटर है, यहाँ अल्कोहल है, वहां प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है. उनको एरोब्स बोलते हैं, यहाँ एनएरोब्स बोलेंगे. वहां एरोबिक रेस्पिरेशन है, यहाँ एनएरोबिक रेस्पिरेशन है. तो सिमिलर है. Anaerobic respiration is the process of breaking up of glucose into alcohol and carbon dioxide in the absence of oxygen to release energy. The energy released during anaerobic respiration is less than that released in aerobic respiration. अब एनर्जी वहां ज्यादा बनती है जहां ऑक्सीजन प्रेजेंस होगा, जहां ऑक्सीजन प्रेजेंस कम होगा, नहीं होगा, वहां पर जो एनर्जी होगी वो कम बनेगी. The organisms that perform anaerobic respiration are called anaerobes. ऐसे organisms जिनमें anaerobic respiration होता है उन्हें anaerobes बोलते हैं. Single cell animals like yeast, वहां पर मल्टी सेल्यूलर जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, सभी में एरोब्स होते हैं, वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है. जो सिंगल सेल होते हैं, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट, बैक्टीरिया, इन सभी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है. तो केमिकल रिएक्शन क्या है दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, वहां पर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है. क्या क्या बनेगा, कार्बन, अल्कोहल, एनर्जी. वो डाइऑक्साइड बाय मिस्टेक पीछे है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अल्कोहल प्लस एनर्जी. तो वहां पर वाटर है, यहाँ पर अल्कोहल. इसके बाद आता है यीस्ट में. Yeast is commonly used in industry to produce beer and wine by fragmentation. अब ये
मिस्टेक है, फ्रेगमेंटेशन होता है वो FREG, और मेंटेशन सेम ही है, FER की जगह FREG लिखना है आपको। तो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस है जो आप नेक्स्ट 8th क्लास में पढ़ेंगे, शायद इसी चैप्टर में आगे आप पढ़ेंगे, इसी बुक में पहले पढ़ चुके हैं आप। फ्रेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज टू फॉर्म एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद द रिलीज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। सेम वही प्रोसेस है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल बनता है विद द एनर्जी, लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी कम बनती है। सो फ्रेगमेंटेशन इज अ टाइप ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन का एक टाइप है ये। एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी, अगर ह्यूमन बॉडी में एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाए, अब ह्यूमन बॉडी में एनएरोबिक रेस्पिरेशन कब होगा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन के नेम से ही हम समझ चुके हैं कि जो ऑक्सीजन है वो कम होती है, ऑक्सीजन का जो प्रेजेंस है वो नहीं होता है। तो जब हमारी बॉडी में कम हो जाता है ऑक्सीजन, जैसे हम किसी भी हाई हिल पर या माउंटेन पर कहीं भी चढ़ते हैं जहां ऊपर ऑक्सीजन कम होगी, या फिर लिफ्ट वगैरह में, तो वहां पर हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आएगी। एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में भी हो सकता है जहां भी ऑक्सीजन कम होगी, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आती है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन सेल्स ऑफ आवर मसल्स ऑल्सो, हमारी मसल्स में भी होता है ये। व्हेन वी डू एक्सरसाइज और लिफ्ट हैवी वेट, या तो हम कोई हैवी वेट उठा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रेशर इज बिल्ट इन आवर मसल्स फॉर मोर एनर्जी, जब हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। In order to release energy quickly, the muscle cells respire anaerobically and result in form of lactic acid which start getting accumulated in muscle cells. तो हमारी मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड बनने लग जाता है जब हम ज्यादा कोई भी हैवी वर्क करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होता है हमारी बॉडी में। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एल्कोहल बनता है, तो लैक्टिक एसिड बनता है हमारे ह्यूमन बींग्स में। और जो मसल क्रैम्प्स जितने भी आते हैं, जिसको हम कहते हैं हमारी नस भी चढ़ जाती है, क्रैम्प्स आते हैं, वही रीजन है एनारोबिक रेस्पिरेशन का। एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल क्रैम्प्स। कैसे डील करना है इन क्रैम्प्स से? डीलिंग विद क्रैम्प्स, रिलीफ फ्रॉम मसल क्रैम्प्स इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग हॉट वाटर बाथ। आप गर्म पानी से नहा सकते हैं, या फिर हीटिंग, कुछ भी आप हीट देंगे, हॉट वाटर बॉटल से देंगे, चाहे आप सेक करते हैं, कुछ भी, तो क्रैम्प्स के लिए यही रिलीफ रहता है। This heats our body and blood circulation is also increased, which result in increase in the supply of oxygen to the affected muscle. The availability of oxygen results in complete breakdown of lactic acid. ऑक्सीजन जब प्रेजेंस हो जाता है हमारी बॉडी में, तो लैक्टिक एसिड अपने आप फिनिश हो जाता है जब ऑक्सीजन मिलेगी बॉडी को देन। एंड विद रिडक्शन इन इट्स क्वांटिटी मसल क्रैम्प्स आर रिलीव्ड। तो ऑक्सीजन चाहिए होती है मेनली जब आपको पता है कि हमारी बॉडी में क्रैम्प्स आए हैं, दैट मीन कि हमारी बॉडी में या जहां भी क्रैम्प आया वहां पर ऑक्सीजन की कमी हुई है बॉडी में, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ है। तो वहां अगर ऑक्सीजन मिल जाता है बॉडी को या उस बॉडी पार्ट को, तो वहां पर अपने आप लैक्टिक एसिड फिनिश होता जाता है, मसल क्रैम्प से हमें रिलीफ मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने एरोबिक और एनारोबिक कंप्लीट किया है। इसका एक डिफरेंस टेबल भी है, कुछ बेसिस है, किस बेस पर डिफरेंस किया है। सबसे पहले रोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बेस पे अगर डिफरेंस करें तो एरोबिक में ऑक्सीजन नीडेड है और एनारोबिक में ऑक्सीजन इज नॉट नीडेड। इसके बाद बात करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू फूड। जब ब्रेक डाउन होगा तो क्या क्या बनता है? एरोबिक रेस्पिरेशन में वी ऑल नो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा, और एनारोबिक में कार्बन डाइऑक्साइड विद लैक्टिक एसिड। अब आप लैक्टिक एसिड लिख सकते हो या एल्कोहल लिख सकते हो। इसके बाद इफेक्ट ऑफ द सेल, अब सेल पर इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। एरोबिक रेस्पिरेशन हार्मलेस होती है, कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्रैम्प्स आते हैं, बॉडी में साइड इफेक्ट भी होते हैं, एनिमल्स में भी एंड प्लांट्स में भी। तो ये हमने पढ़ा है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, रेस्पिरेशन इन अदर ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस अभी हमने ह्यूमन बींग्स में पढ़ा है, टाइप्स भी पढ़ लिए। अब अदर ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं उन सब में रेस्पिरेशन का, ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है वो किसके थ्रू होता है वो अब हम पढ़ेंगे। डिफरेंट एनिमल्स पजेस डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, सब में रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो अलग अलग ऑर्गन्स के थ्रू होता है। Animals such as elephants, lions, cows, goats, frogs, lizards, snake, birds have lungs in their chest cavity like the human beings. Human beings की तरह ही lungs होते हैं chest cavity में, elephant हो, lion हो, cow, goat, frog, lizard, snake, bird, सब में। However, in many other animals, exchange of gases take place through the cell membrane, skin, air holes and gills.
बाकी अदर जो एनिमल्स होंगे उनमें कुछ में सेल मेम्ब्रेन के थ्रू भी होता है, कुछ में स्किन के थ्रू भी होता है, कुछ में एयर के होल्स भी होंगे, गिल्स का फिश में होता है, सभी को पता है। तो अदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं सभी अदर ऑर्गेनिजम्स में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बाकी जो लंग्स वाला है इनका हम किसी का डिटेल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इनका सबका ह्यूमन बींग्स की तरह होता है, जो भी अभी हमने ऊपर नेम पढ़े हैं। जब फर्स्ट स्टार्ट करेंगे जहां सेल मेम्ब्रेन से होता है, सेल मेम्ब्रेन से ऑलवेज सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म होंगे जिन्हें हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं, वहां पर ऑलवेज सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा यूज सेल मेम्ब्रेन फॉर रेस्पिरेशन। सेल मेम्ब्रेन इज द आउटरमोस्ट पार्ट और बाउंड्री ऑफ अ सेल। सेल के ऊपर एक लेयर होती है बहुत पतली सी, इसको कवर करने के लिए, सेल की प्रोटेक्शन के लिए, उसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो जिसमें एक ही सेल है तो वहां एक ही सेल होगी, एक ही सेल मेम्ब्रेन होगी। तो जो आउटर कवरिंग होती है, जो बाउंड्री होती है, उसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। वहीं से रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। ये अमीबा का डायग्राम है। तो अमीबा के जो ब्लैक कलर की आपको जो भी बाउंड्री दिख रही है, आउटर बाउंड्री, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, और उसी के थ्रू यहाँ रेस्पिरेशन का होता है जो प्रोसेस होता है। इसके बाद आता है रेस्पिरेशन विद स्किन। अभी हमने बात की है सेल मेम्ब्रेन की, अब हम बात करेंगे स्किन की। कहाँ स्किन से होता है? एनिमल्स सच एज अर्थवॉर्म्स हैव अ मॉइस्ट स्किन। अर्थवॉर्म्स अगर आपने देखी हो गौर से तो वो कभी भी बिल्कुल ड्राई नहीं होती, मॉइस्ट लगती है। विच सीक्रेट ए स्लिमी सीक्रेशन टू इनेबल देम टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक प्लेस से दूसरी जगह जाने के लिए ही उसे वो जो सीक्रेट होता है, जो भी होता है, मॉइस्ट रहती है वो ऑलवेज। द मॉइस्ट एंड स्लिमी स्किन अलाउज द ऑक्सीजन टू पास इन थ्रू द बॉडी। तो वो अपनी जो स्किन है उसकी उसी से ही ब्रीथ करती है। सो अर्थवॉर्म्स रेस्पायर थ्रू देयर स्किन। इसके बाद आते हैं फ्रॉग। फ्रॉग एक ऐसा है जहां पर गिल्स भी होती हैं और लंग्स भी होते हैं। फ्रॉग्स इज वन ऑफ दोज स्पेशल एनिमल दैट रेस्पायर थ्रू मोर देन वन ऑर्गन। एक आपको ये हमेशा याद रखना है कि ऑलवेज जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे प्लांट्स हो, सब में एक ही ऑर्गन होगा रेस्पिरेशन के लिए। लेकिन फ्रॉग एक ऐसा है जो 2 ऑर्गन्स को वर्क में लेता है, बिकॉज ये लैंड पर भी रहता है एंड पानी में भी रहता है। जब ये पानी में रहेगा तब ये फिश की तरह काम करेगा। गिल्स होते हैं, उनके थ्रू रेस्पिरेशन होता है, ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है। एंड जब ये लैंड पर होता है देन इसकी स्किन वर्क करती है, या फिर लंग्स भी बोल सकते हैं। ऑल्सो दे हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। टेडपोल्स और यंग फ्रॉग जो होते हैं ब्रीथ थ्रू गिल्स एंड मॉइस्ट स्किन। जो यंग होते हैं, न्यू होते हैं, वो गिल्स के थ्रू भी और स्किन के थ्रू भी। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो वो जो स्किन है उसके बजाय लंग्स डेवलप हो जाते हैं, तब ये लंग्स के थ्रू करेंगे। तो एडल्ट फ्रॉग ब्रीथ थ्रू लंग्स व्हेन ऑन लैंड पर रहेंगे जब लंग्स से, एंड थ्रू द स्किन व्हेन इन वाटर। तो दोनों में ही अलग अलग है। जो यंग फ्रॉग होते हैं वो तो गिल्स तो दोनों का ही सेम है, पानी में गिल्स के थ्रू ही करेंगे, या फिर यंग फ्रॉग गिल्स के थ्रू करेंगे और स्किन के थ्रू करेंगे जब आप वो लैंड पर रहेंगे। लेकिन अगर जो एडल्ट फ्रॉग है वो लंग्स के थ्रू करेंगे लैंड पर, एंड स्किन के थ्रू करेंगे जब होंगे वाटर पर। तो दोनों ही आप याद रख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज रेस्पिरेशन थ्रू एयर होल्स। अब एयर होल्स किसमें होते हैं? इंसेक्ट लाइक कॉकरोच, लेडी बग एक्सेट्रा हैव एयर होल्स ऑन देयर स्किन। स्किन के थ्रू ही करते हैं, लेकिन स्किन पर होल्स होते हैं जिन्हें स्पाइरेकल्स बोलते हैं। तो इन स्पाइरेकल्स के थ्रू ही ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। तो द स्पाइरेकल्स आर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया इनसाइड द बॉडी। द ऑक्सीजन इज सर्कुलेटेड टू द एंटायर बॉडी ऑफ द इंसेक्ट थ्रू ट्रैकिया। तो ट्रैकिया के थ्रू ही पूरा जो ऑक्सीजन है वो पूरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में सर्कुलेट होता है। लास्ट इज रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स। गिल्स के थ्रू वी ऑल नो फिश में होता है। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश हैव गिल्स। गिल्स आर द स्पेशल ऑर्गन दैट इनेबल अ फिश टू ऑब्टेन एयर और ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। वाटर में H2O पढ़ चुके हैं हम। H2O वाटर होता है जिसमें ऑक्सीजन भी होता है, तो उस ऑक्सीजन को ही ये लेते हैं थ्रू द गिल्स। गिल्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द हेड। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं गिल्स? इसके हेड के बोथ साइड में प्रेजेंट है और कनेक्टेड है डायरेक्ट ब्लड वेसल्स से। तो जो भी ये गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, डायरेक्ट ब्लड में जाती है, और ब्लड से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है वो भी कनेक्टेड है गिल्स से। तो आपको सबके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। स्किन में अमीबा याद रखेंगे, सेल मेम्ब्रेन में अमीबा, स्किन में अर्थवॉर्म्स एंड फ्रॉग तो है ही एग्जाम्पल, एयर होल्स में कॉकरोच एंड गिल्स में फिश। तो ये है अदर ऑर्गेनिज्म ये, लेकिन ये भी हमने पढ़ा है एनिमल्स में। प्लांट्स में किस थ्रू होता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स?
सबसे पहले लीव्स के थ्रू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, रेस्पिरेशन की प्रोसेस प्लांट्स में भी होती है क्योंकि ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ड्यूरिंग द डे दे डू रेस्पिरेशन एज वेल एज फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन भी होगा, फोटोसिंथेसिस भी होगा। फोटोसिंथेसिस हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। However, at night, due to the absence of sunlight, नाइट में कभी भी सनलाइट नहीं होगी तो वहां पर कोई भी प्रोडक्शन होता ही नहीं है ऑक्सीजन का। बट कार्बन डाइऑक्साइड इज कंटिन्यूसली रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा निकल रही होती है। इसी वजह से एडवाइस किया जाता है कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन तो होती नहीं है जिससे हम ब्रीथ कर पाए, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। दैट इज वाई इट इज एडवाइज नॉट टू स्लीप अंडर ट्रीज ड्यूरिंग नाइट। इसके बाद आते हैं, ये आपने पहले भी पढ़ चुके होंगे शायद, लीव्स में स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा बोलते हैं। तो जो इन्हें स्टोमेटा का डायग्राम दिया गया है, स्टोमेटा जब ओपन है देन डायग्राम क्या है, एंड स्टोमेटा जब क्लोज है देन डायग्राम क्या है। और ऊपर ये जो ग्रीन ग्रीन है ये इनके गार्ड सेल्स हैं जो इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। The gases of exchange in plants mainly through stomata present on the surface of leaf. लीफ, किसी की लीफ को आप अगर गौर से देखेंगे ध्यान से तो वहां पर छोटे छोटे होल्स होते हैं, उन्हें ही स्टोमेटा बोलते हैं। और यहीं से ही गैस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन हो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो। विच आर कंट्रोल्ड बाई गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स इसे कंट्रोल करता है। When the guard cells absorb water from surrounding cells, they expand and as a result the stomata open. अगर पानी एब्जॉर्ब कर लेता है तो फूल जाएगा और स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। When the water is released from the guard cells, और अगर पानी उसने बाहर निकाला है then they contract, सिकुड़ जाएंगे और स्टोमेटा बंद हो जाता है। तो ये गार्ड सेल्स ही हैं जो इनका स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये तो है थ्रू लीव्स, लेकिन थ्रू रूट्स भी होता है रेस्पिरेशन। Plants also respire through lenticels present on their stems and root hair cells present on their roots. Roots में lenticels होते हैं। The lenticels exchange gases from the surrounding atmosphere. The air present in the soil is used by the root hair cell on the roots for respiration. अब ये जो भी एयर होगी प्रेजेंट होती है, सॉइल में भी ऑक्सीजन होता है, वहां से रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता है थ्रू द रूट्स। If we overwater the plant, it fills all the space present in the soil and air present in the soil is transferred to the atmosphere. As a result, the roots are not able to respire, which damage the proper growth of the plant. तो कभी कभी हमने ये देखा भी होगा आपने कि जब हम कंटिन्यू किसी पेड़ को ज्यादा पानी दे देते हैं जिसकी उसको नीड ही नहीं है, तो वहां पर जो होल्स होते हैं जिसके थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है वो होल्स बंद हो जाते हैं उस पानी की वजह से, और इसी वजह से ग्रोथ ही नहीं हो पाती, आगे सब कुछ रुक जाता है और जो डैमेज हो जाता है प्लांट। तो इसी वजह से जो एक्सेसिव वाटर है वो भी नहीं देना चाहिए प्लांट्स को। तो ये रेस्पिरेशन थ्रू रूट्स। The aquatic plants do not have any special organ for exchange of gases and the exchange of gases take place through their general body surface. Aquatic plants में कोई भी ऑर्गन नहीं होता है इस वर्क के लिए। Like other living organisms, respiration is very important for plants. Other living organisms की तरह ही respiration बहुत जरूरी है plants के लिए। During respiration, the glucose present in the food prepared by plants is converted into carbon dioxide and water along with the release of energy. ये भी हम पढ़ चुके हैं। This energy is used by the plant cells for different essential process like growth, excretion, reproduction, digestion, photosynthesis. ये सब कुछ यहाँ पर वर्क में आ जाता है। ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है क्यों होता है? ग्रोथ के लिए, एक्सक्रिएशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, डाइजेशन के लिए, फोटोसिंथेसिस, ये सारे वर्क होते हैं। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो आपको एक्सरसाइज की मिलेगी।